सभी को। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंगल के, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हमारी एंगल की शुरुआत से लेकर जहां तक मैक्सिमम एंगल को हम समझ सकते हैं, 10वीं में जो एंगल की हमारे पास डेफिनेशन आती है, 10th क्लास में, 9th में, वहां तक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। इस 15-20 मिनट के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको एंगल के बारे में काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप हो सके तो मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें। तो देखिए, एंगल सबसे पहले बच्चों, जो एंगल की बच्चों को डेफिनेशन सिखाई जाती है कि भाई एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि x इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, तो ये होता है एक्यूट एंगल। मतलब जैसे 1 डिग्री का एंगल, 2 डिग्री का एंगल और 89 डिग्री तक का एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 89 डिग्री तक का एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। इसके बाद दूसरा है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चों, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। या ऐसे बना लो, एक्यूट एंगल ऐसे, ये सारे एक्यूट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल, एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री जो हम प्रोटेक्टर में देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, राइट एंगल। इसके बाद होता है हमारा 0 डिग्री का एंगल को जीरो एंगल बोलते हैं। इसके बाद हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। मैं मेन एंगल जो बच्चों के पास आते हैं वो बताऊंगा। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, और 180 डिग्री को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल तो ये हो गया 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये सब ऑब्ट्यूस एंगल है। और क्या स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। इसके बाद जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से जो छोटा होता है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। और इसके बाद एक कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसको कंप्लीट एंगल। तो ये बेसिक थी जो आपको सबको पता होना चाहिए। 5th के बच्चों को पढ़ा देते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी ऊपर, कुछ एंगल जिनका हमें पता होना चाहिए। और देखिए, इसको समझाने के लिए मैं बनाता हूं, आपके पास है ये सामने, ये मैंने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, L और M। ओके, 2 पैरेलल लाइन है। अब इनको काटता हुआ एक, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, इसको N मान लिया। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन है, इसको कट कर रही है ये L लाइन। अब देखिए, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन वो लाइन है जो कहीं भी आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन वो है जो आपस में कट करती है। अब देखो, ये L लाइन और M लाइन आपस में है पैरेलल, L इज पैरेलल टू M, और L और N आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन। वैसे N और M भी आपस में है इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, यहां तक बात आपको समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो, ये बात क्लियर है। ये देखो, ये एंगल जो है इसका नाम दे दिया मैंने 1, ये होता है इस 2 के इक्वल। देखो, 1 एंगल इज इक्वल टू 2, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ना, करस्पॉन्डिंग ही तो है ये, इस जो लाइन है ट्रांसवर्सल और L के बीच का एंगल वैसे ही, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थी, तो इस ट्रांसवर्सल और M के बीच का जो एंगल है वो 2 है। देखो, तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल केवल यही नहीं है, इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये है। इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये है। और इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है। 1 का 2 है, 3 का करस्पॉन्डिंग 4 है, 5 का करस्पॉन्डिंग 6 है, और 7 का करस्पॉन्डिंग 8 है। ये बात समझ आई।
करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको ये बात समझ आ गई। अब एक दूसरा बना लेते हैं। इसके बाद एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल है और ये लाइन इधर देखिए, ये एंगल, इस एंगल, मान लो ये 1 है, ये 2 है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर भी क्या होता है? इक्वल। 1 इक्वल टू क्या होगा? 2। अब वैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर ये 3 है, तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? 4। तो क्या समझे आप? अल्टरनेट इंटीरियर क्या है? ये वाला एंगल 1 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या है? 2, और 3 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या है? 4। ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसके बाद एक और ड्रॉ करते हैं, इसी को ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो, अब ये एंगल और ये जो सामने के एंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रांसवर्सल के ठीक आमने सामने के एंगल, इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल, मान लो ये ए है और ये बी है, तो एंगल ए और बी का सम कितना होगा? 180। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। ओके, इनको को इंटीरियर बोलते हैं। इसके सामने का को इंटीरियर क्या होगा? ये। इनका भी सम कितना होगा? 180। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद एक है, अब देखिए दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एंगल है ए, तो इसका ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ए एंगल इक्वल टू बी, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? ये हो गया सी इक्वल टू डी। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आ गई बात आपको? अब कुछ हम और सिंपल देखिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल टू 8। और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4। ये कौन से? को इंटीरियर एंगल, मतलब ट्रांसवर्सल के आमने सामने के एंगल ए बी। ठीक है, इनका सम 180 होता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। अब कुछ और एंगल आपको मैं बताता हूं। कुछ जैसे फिगर की बात करते हैं, जैसे हम कुछ शेप्स पे बात करेंगे। जैसे ये शेप मैंने एक बनाई, ये क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट? देखो, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। और अपोजिट एंगल, जैसे इसका ये एंगल है ना, ये अगर m डिग्री का है तो ये भी m डिग्री का होगा, ये n है तो ये भी n होगा। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम। ओके, अब एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और इसमें क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट? रेक्टेंगल में अपोजिट, ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी होगी तो ये भी बी होगी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके जो एंगल है वो सभी के सभी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ओके स्टूडेंट, और इसमें एक और विशेषता, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसके डायगोनल है, किसके? रेक्टेंगल के डायगोनल, वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब इसको मैं आपको सिंपल से प्रूफ भी कर सकता हूं कि डायगोनल इक्वल क्यों होंगे। देखो, आप बेसिक 9th के बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल इक्वल कैसे होंगे कि आपको पता है ये साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये साइड दोनों की क्या है? कॉमन है। कॉमन है, इस मान लो मैं इस ट्राइंगल में लेता हूं ना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। ओके, तो ABC और DCB में लिया मैंने, तो AB इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? DC के। AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB। एंगल DCB, इसका रीजन क्या है? ईच ऑफ 90 डिग्री। ईच ऑफ 90 डिग्री, ये हमें पता है। तो क्या होगा? अब BC क्या है? दोनों में कॉमन है। BC दोनों में कॉमन है ना, ट्राइंगल ABC में भी BC कॉमन है और ट्राइंगल DCB में भी BC कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा क्राइटेरिया? अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल
साइड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी सी बी। ए बी सी डी सी बी के कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस जब होगा तो फिर सीधी सी बात है, एक सुना होगा आपने सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। वो क्या होता है बाई सीपीसीटी, क्या हो जाएगा, जो बाकी बची करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएगी। तो इस ए बी सी की एक साइड ए सी है, तो उसके ए सी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, बी डी। तो इसका मतलब रेक्टेंगल में जो क्या होता है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अब आपने देख लिया, लेकिन जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या इक्वल होते हैं, नहीं, वो इक्वल नहीं होते। देख लीजिए, हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं आपके लिए। अब आपको पता है ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा इसके एंगल इक्वल, अभी मैंने आपको बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान लो मैं एक ले लेता हूं, इन ट्राइंगल एओडी और एंड ट्राइंगल ये सी है, सीओबी, एओडी एंड सीओबी। अब देखो क्या होगा, एंगल ओएबी किसके इक्वल होगा बताओ, ओसीबी के। क्यों इक्वल होगा, ये है, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना। तो एंगल ओएओडी है, तो इसको ये लिखना है ना, एंगल ओएडी, और ये इक्वल होगा ओसीबी के। किसके इक्वल होगा, थोड़ा सा साफ लिखेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ओसीबी के। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा क्या है, एडी इक्वल टू किसके है, सीधी सी बात है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के, ठीक है। और तीसरा पेयर क्या ले लिया, एंगल ओडीए, एंगल ओडीए किसके इक्वल होगा, ये एंगल देखो ना, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। ये भी सीधी सी बात है, दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ओडीए इक्वल होगा किसके, ओडीए इक्वल होगा किसके, ओबीसी के। तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सीओबी के कॉन्ग्रुएंस होगा, तो बाय सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो बाय सीपीसीटी क्या होगा, एओ किसके, एओ का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एओ का करस्पॉन्डिंग है सीओ, और डीओ का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, डीओ का करस्पॉन्डिंग है बीओ। तो इसका मतलब जो इसके डायगोनल है रेक्टेंगल के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एओ इक्वल टू सीओ है और बीओ इक्वल टू डीओ है, और जबकि जो रेक्टेंगल के डायगोनल थे वो आपस में इक्वल थे। तो अब आपको आई होप पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में पूरी तरह से डिफरेंस समझ आ चुका होगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और एंगल ये अपोजिट एंगल, जैसे ये एंगल है इसका ये इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट वो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, सीधी सी बात है, ये भी इसके इक्वल है, और इसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं। इसमें डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल है तो बाइसेक्ट तो करेंगे ही, वो तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल है। तो यहां तक आपको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं स्क्वायर और रोम्बस में, थोड़ा हम देख लेंगे। तो ये टॉपिक मैं इसको यहीं पूरा कर दूंगा। बेसिक फंडामेंटल एंगल से हमने स्टार्ट किया था। तो देखो अब एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको पता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। अब ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, और एंगल सारे कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। अब इसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं, सिंपल जैसे हमने वो प्रूफ किया था पहले, वैसे ही हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब आ जाओ रोम्बस पे। तो रोम्बस क्या होता है जी, रोम्बस क्या होता है,
रोम्बस में क्या होती है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है, ये दोनों में कॉमन है, चलो ठीक है यहां पे। लेकिन जो इसके डायगोनल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मतलब अगर मैं लिखूं ए बी सी डी और ये ओ लिखूं तो ए ओ इक्वल टू सी ओ और बी ओ इक्वल टू डी ओ, और साथ में एंगल ए ओ बी इक्वल टू भी 90 होगा, ए ओ डी भी 90 होगा, सी ओ डी भी 90 होगा और सी ओ बी भी 90। तो ये आपको बात समझ आ रही होगी। स्क्वायर और रोम्बस में क्या है, स्क्वायर एक चारों साइड भी इक्वल है और ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री, और इस डायगोनल भी इसके क्या है, इक्वल है। जबकि इक्वल है तो सीधी सी बात है बाइसेक्ट तो आप कर ही दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद जो रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल है उसका, लेकिन जो चारों साइड तो इक्वल है लेकिन उसमें क्या है, जो डायगोनल है आपस में वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब कि आपस में 90 डिग्री पे क्या करते हैं, आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, अभी इसको प्रूफ हम जैसे सिंपल हमने वो किया था, थोड़े से सिंपल लॉजिक लगा के हम इसको भी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बातें सब समझ आ गई हो, एंगल की बेसिक डेफिनेशन, तो ये सब चीजें आपको समझ आ गई हो। और इसके चैनल का लिंक दिया है मैंने यूट्यूब का, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।